तो नया टॉपिक हमारे पास जो है वो है भारत के जलवायु प्रदेश। और इसके अंतर्गत हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वो पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम भारत में अलग अलग जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, कोपेन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा डार्विन के बारे में, जिन्होंने पूरे विश्व के लिए वनस्पति का वर्गीकरण दिया, पूरे विश्व के लिए, और यह बताया कि विश्व को हम प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कोपेन जो थे उनको एक प्रकार से मानते हैं कि ये डार्विन के ही शिष्य थे, और कोपेन अगर आप प्रोफेशन वाइज समझेंगे तो ये एक जलवायुविद होने के साथ साथ एक वनस्पति विज्ञानी भी थे, है ना, एक बॉटनिस्ट भी थे। कौन? व्लादिमीर कोपेन। तो कोपेन ने जब डार्विन ने दिया अपने जलवायु वनस्पति के वर्गीकरण को, तो कोपेन उससे काफी प्रभावित हुए, क्योंकि डार्विन का जो आप कह सकते हैं आधार था, वो आधार क्या था कि किसी क्षेत्र में कितनी नमी उपलब्ध है, कितनी वर्षा की मात्रा प्राप्त की जा रही है, और साथ के साथ उस क्षेत्र का तापमान कैसा है। ये जो दो आधार उन्होंने चुने, इन दो आधारों पर ही उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र में कौन सी वनस्पति मिलेगी। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा खूब ज्यादा प्राप्त की जा रही है और तापमान भी बढ़िया है, तो डार्विन ने बताया था कि उस क्षेत्र में सामान्य रूप से वर्षावन पाए जाएंगे, और जिन वर्षावनों में जो वनस्पतियां मिलेंगी वो आपको बड़े पत्ती वाली, है ना, बड़े पत्तों वाली लंबे लंबे वृक्षों के रूप में, लंबे लंबे वृक्षों के रूप में वनस्पतियां मिलेंगी। लेकिन वही दूसरी ओर जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अत्यंत कम मिल रही है, और इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि वहां पर तापमान काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्षा की मात्रा मिली, तापमान ज्यादा होने के कारण मिट्टी में वो बने नहीं रही, बल्कि क्या हुआ, वाष्पीकृत हो गई। तो मिट्टी में जब नमी नहीं है तो वनस्पतियों को जल मिल नहीं पाएगा, और इस वजह से वनस्पतियां क्या हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी जिनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो जल को बचा रखने में सक्षम होंगे, है ना। तो कहा कंटीली वनस्पतियां वहां मिलेंगी। बॉटनी में पढ़ाया जाता है कि कांटे क्या है, कांटे पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम मिल रही है या मिट्टी में नमी कम है, तो जो पौधे होते हैं वो अपने शरीर में जल को बचाए रखने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देते हैं। इससे क्या होगा कि पत्तियां जो कि ज्यादा चौड़े सरफेस एरिया होने के कारण वाष्पोत्सर्जन ज्यादा कर जाएंगी, कांटे छोटे हो गए, सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, और स्टोमेटा, है ना, जो छिद्र होते हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो बहुत कम संख्या में रहेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन लगभग नगण्य हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से कोपेन ने जब ये जो दो आधार यूज किए थे डार्विन ने, कोपेन ने जब इनको देखा तो उन्होंने कहा कि ये दो ऐसे आधार हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी जगह की मौसमी परिस्थिति या जलवायु की परिस्थिति को भी समझ पाते। भाई, जलवायु की बात की, आपको बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में कि जलवायु और मौसम में क्या संबंध, क्या अंतर है। तो कहा मौसमी परिस्थिति जो होती है वो क्षणिक परिस्थिति होती है, किसी विशेष क्षण या किसी विशेष समयावधि में, जो कि काफी छोटे समयावधि होगी, उसमें तापमान और वायुमंडल में आर्द्रता की स्थिति कैसी, उसको परिभाषित करते हैं। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, है ना, सब में मौसमी परिस्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ये भी कहें कि जलवायु क्या है, तो कहा कि एक लंबे समय में किसी भी क्षेत्र में, किसी विस्तृत क्षेत्र में जो औसत मौसमी परिस्थिति मिलती है उसको हम जलवायु कह देते हैं। तो अगर औसत मौसमी परिस्थिति फिर से लेकर आए तो फिर से आप तापमान और आर्द्रता की ही बात करेंगे, है ना। तो कोपेन ने यह कहा कि किसी भी स्थान पर जो तापमान और आर्द्रता की स्थिति मिलेगी उसके आधार पर हम जलवायु प्रदेश बता सकते हैं या जलवायु का प्रकार बता सकते हैं। ऐसे में कोपेन ने ये दो आधार लेते हुए क्या किया कि
जलवायु प्रदेश विश्व के लिए, विश्व में अलग अलग जलवायु प्रदेश जो है वैसे विभाजित किया पूरे विश्व मानचित्र को। और फिर उस मानचित्र को जब विभाजित वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि समझने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, जिन बड़े अक्षरों से हम जलवायु का जो प्रमुख प्रकार है उसको परिभाषित कर पाएंगे। तो कोपन ने कहा कि ए से ई तक के हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का यूज करेंगे और इसमें हम ये बताएंगे कि हमारे पास ए, सी, डी और ई, इनके वर्गीकरण का आधार है वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, कितनी वर्षा की मात्रा प्राप्त हो रही है उसके आधार पर, नहीं सॉरी तापमान, तापमान कैसा है उसके आधार पर, और जो बी है इसको हम परिभाषित करेंगे वर्षण के आधार पर कि किस क्षेत्र में वर्षण कैसा है। पूरे विश्व में जहां भी बी यूज होगा हम हमेशा कहेंगे कि वो क्षेत्र कम वर्षण या अत्यंत कम वर्षण प्राप्त करने वाला क्षेत्र होगा और वहां की जलवायु कैसी होगी, शुष्क जलवायु। तो बी जब भी यूज करेंगे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र के लिए ही यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा ए से ई तक अगर हम पहुंचना चाह रहे हैं तो कहा ए हम उस क्षेत्र की जलवायु को बताने के लिए प्रयोग करेंगे जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहां होगी वहां पर हम बोलेंगे क्या, ए। सी वहां बोलेंगे जहां पर गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर डी वहां जहां ठंडी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी, और ई वहां जहां पर पोलर क्लाइमेट यानी ध्रुवीय जलवायु की स्थिति देखने को मिलेगी। अब ये जो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को यहां अलग अलग जलवायु के हिसाब से परिभाषित किया, तो इसमें आप एक चीज और ध्यान दें कि उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, हम जब पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को 3 कटिबंधों में बांटते हैं तो हमारे पास विषुवत रेखा से कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा तक का जो क्षेत्र बनता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक रेखा तक के क्षेत्र को आप बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। है ना। और फिर इससे ऊपर और नीचे यानी ध्रुवों की तरफ अब जब जाएंगे तो हम बोलेंगे शीत कटिबंध। अब यहां से थोड़ा समझें, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र जो है ये पूरी तरीके से स्पष्ट है ना, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा। लेकिन अब जब आप कर्क रेखा से ऊपर चलना या मकर रेखा से नीचे चलना शुरू करेंगे, इससे उत्तर में और इससे दक्षिण में, तो जो कर्क रेखा से सटे हुए क्षेत्र होंगे, है ना, इस प्रकार से, या मकर रेखा से दक्षिण में सटे हुए जो क्षेत्र होंगे इस प्रकार से, इन क्षेत्रों में आप बात कर सकते हैं किसकी, इनको आप बोल सकते हैं गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना। कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे लगभग 35 डिग्री 40 डिग्री अक्षांशों तक।
है ना। इनको क्या बोलेंगे, गर्म शीतोष्णकटिबंधीय। क्यों, अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को आप गर्म क्षेत्र बोल रहे हैं, उष्ण क्षेत्र बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये वाला जो भाग होंगे इन पर भी तापमान का प्रभाव तब बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब सूर्य एक बार उत्तरायण हो रहा होगा या एक बार दक्षिणायन हो रहा होगा। सूर्य जब उत्तरायण हो रहा होगा तो कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र जो है यहाँ पर तापमान बढ़ रहा होगा। सूर्य जब दक्षिणायन हो रहा होगा तो मकर रेखा से नीचे का जो सटा हुआ क्षेत्र होगा यहाँ भी तापमान तेजी से बढ़ रहा होगा। तो इनको हम बोलेंगे क्या, ये गर्म शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना। इसके अलावा इनको उपोष्णकटिबंधीय भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास इससे ऊपर शीत कटिबंध की ओर और इससे नीचे शीत कटिबंध की ओर जो क्षेत्र आएगा इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ठंडी शीतोष्ण। ये भी शीतोष्ण कटिबंध का ही क्षेत्र है, लेकिन ठंडे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहां पर तापमान में होने वाली वृद्धि या उसका जो स्पष्ट प्रभाव है वो वैसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम कर्क रेखा या मकर रेखा के पास सटे हुए क्षेत्रों में देख पाते हैं। हालांकि कोपेन ने इसको तापमान के आधार पर परिभाषित किया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन मोटे तौर पर आपको दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनाना है ना, वो ये कि हम किन क्षेत्रों में इसकी बात कर रहे हैं। रह गई बात ध्रुवीय जलवायु की, तो निश्चित रूप से जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होगी उसको आप ध्रुवीय जलवायु कह सकते हैं, ठीक। लेकिन अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हम भारत में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को शामिल करेंगे या लागू करेंगे, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, खासतौर से उसके मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यही तो है, यही है ना। भारत में जो अक्षांशीय विस्तार है वो है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय क्षेत्र जो है उसका आधा भाग तो आ रहा है किसमें, उष्णकटिबंध में, और जो अगला यानी उत्तरी आधा भाग है वो आ रहा है शीतोष्ण कटिबंध के उस भाग में जिसको हम गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत में हमारे पास डी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश भी मिलते हैं और ई प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश भी मिलते हैं। तब हम इनको शामिल कहां करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बनाकर बताया इसके हिसाब से तो भारत इसमें फिट नहीं होगा जहां डी और ई मिलेंगे। तब हम बात कैसे करें कि भारत में भी डी प्रकार और ई प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो यहां पर चूंकि हमने जो सीधा संबंध देखा वो तापमान के साथ देखा कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो तापमान क्रमशः घटता चला जाएगा। तो अब हम डी प्रकार की जलवायु या ई प्रकार की जलवायु भारत के उन क्षेत्रों में ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां वर्ष भर तापमान की स्थिति काफी निम्न पाई जाती है, और वो निम्न तापमान वाले क्षेत्र भारत के पर्वतीय क्षेत्र होंगे, है ना। यानी जब हम हिमालय पर्वत के क्षेत्र या उससे सटी हुई पहाड़ियों की बात करेंगे तो वहां पर हमें तापमान जो है वो कम मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई के क्षेत्रों में बढ़ेंगे तापमान कम मिलेगा। और इस प्रकार कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में यह बताया कि भारत जैसे देश के लिए डी और ई प्रकार की जलवायु जो होगी वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिभाषित की जाएगी, वहां पर उसे हम देखेंगे। अदरवाइज ए और सी जैसी जो जलवायु की स्थिति है वो तो हम देख पाएंगे अक्षांशीय आधार पर, और साथ के साथ जो बी प्रकार की जलवायु है इसको हम अभी परिभाषित करेंगे कि कैसे बी जो शुष्कता को परिभाषित कर रहा है इसको हम बांटते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ ए, सी, डी और ई के बारे में बताया। अब हम बी के बारे में थोड़ा बात कर लें। बी प्रकार की जलवायु या शुष्क जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाएगी वो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वर्षा की मात्रा अत्यंत कम या निम्न पाई जा रही। लेकिन कोपेन ने बताया कि जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र भी होंगे ये अकेले क्षेत्र नहीं होंगे, या ये
हर जगह एक ही प्रकार के क्षेत्र नहीं होंगे। कम वर्षा में भी कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां वर्षा की मात्रा थोड़ी कम होगी और एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होगी। तो उस आधार पर जो शुष्क जलवायु के क्षेत्र होंगे ये भी दो प्रकार से दिखाए जाएंगे। एक तो दिखाए जाएंगे बी के साथ कैपिटल एस का यूज करके, बी के साथ कैपिटल एस, इसको हम बोलेंगे स्टेपी या अर्धशुष्क जलवायु। स्टेपी या अर्धशुष्क जलवायु किसके लिए? बीएस के लिए। और एक कोपन ने बताया कि आप बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू का उपयोग कर ले, जिसको हम बताएंगे शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। यानी जहां पर शुष्कता थोड़ी कम होगी वो अर्धशुष्क क्षेत्र हो जाएंगे, और जहां पर शुष्कता अधिक होगी उसको हम शुष्क जलवायु बताएंगे। तो कभी भी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में अगर हम बी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी शुष्क जलवायु के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब भी इस्तेमाल करेंगे बी के साथ या तो कैपिटल एस या बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हमें दो और कैपिटल लेटर्स मिल जाते हैं। एक तो एस मिलता है जिसको कि हम स्टेपी या अर्धशुष्क जलवायु, और दूसरा कैपिटल डब्ल्यू जिसको हम शुष्क जलवायु, शुष्क या मरुस्थलीय ऐसा आप लिख सकते हैं, कहेंगे। लेकिन देखिए भारत जैसे विस्तृत देश में सिर्फ इस प्रकार से ही विभाजन करके हम जलवायु प्रदेश नहीं बता पाएंगे। कोपन ने यह भी बताया कि इसमें वर्षण की स्थिति को भी शामिल अगर करें हम, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में वर्षण की जो मात्रा प्राप्त की जाती है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्राप्त की जाती है, तो इस आधार पर हमें ये जो प्रमुख जलवायु वर्गीकरण है इसके कुछ उपवर्ग भी बताने होंगे। उन उपवर्गों को सूचित करने के लिए कोपन ने कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया, और ये छोटे अक्षर भी हमें उनकी मीनिंग याद होनी चाहिए। तो मीनिंग कैसे बताएंगे? एक तो बताएंगे, तीन मैं लगातार लिख रहा हूं, कैपिटल स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एफ। स्मॉल एस जो है इसको बोलेंगे शुष्क ग्रीष्म ऋतु। आप एस चूंकि आपने लिखा है इसलिए आप इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख ले, समर ड्राई। यानी जहां पर भी हम स्मॉल एस का इस्तेमाल करेंगे उसका अर्थ होगा कि उस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी, उस क्षेत्र में शीतकाल वर्षा होगी, शीतकालीन वर्षा होगी। जहां पर हम स्मॉल एस का इस्तेमाल करेंगे वहां समर ड्राई होगा, यानी ग्रीष्मकाल शुष्क होगा, ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं होगी। कैसी वर्षा होगी? शीतकालीन। फिर स्मॉल डब्ल्यू, इसको लिखेंगे शुष्क शीत ऋतु, विंटर ड्राई।
विंटर ड्राई का मतलब हो गया क्या कि जो शीतकाल होगा वो शुष्क होगा, उस काल में वर्षा नहीं होगी, उस ऋतु में वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा कब होगी? ग्रीष्म ऋतु। यानी जिस ऋतु को हम शुष्क बता रहे हैं ठीक उसके विपरीत वाली ऋतु में वर्षा प्राप्त की जाएगी उन क्षेत्रों में। जहां एस का इस्तेमाल करेंगे वहां बोलेंगे कि विंटर रेनफॉल होगी, जहां डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे वहां बोलेंगे समर रेनफॉल होगी। ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आनी चाहिए हमें। पूरे विश्व में अगर आप देखें तो ज्यादातर वर्षा, कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें जो अपवाद है, तो ज्यादातर वर्षा जो प्राप्त की जाती है वो कब प्राप्त की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, है ना। विश्व में ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर पूरे वर्ष भर वर्षा प्राप्त की जाती है, जैसे विषुवतरेखीय प्रदेश, जैसे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ाया जाता है ना, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, उसमें ब्रिटेन के या पश्चिमी यूरोपीय जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोपीय तटीय क्षेत्र जो है, वहां पर वर्ष भर वर्षा प्राप्त की जाती है। भले ही वर्षा की मात्रा क्या हो, कम, लेकिन वर्षा प्राप्त की जाएगी वर्ष भर। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र है हमारे पास अपवाद। लेकिन इनके अलावा हमारे पास ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां शीतकालीन वर्षा हो रही है, उनकी संख्या, ऐसे क्षेत्रों की संख्या भी काफी कम है। ज्यादातर जो वर्षा प्राप्त की जाती है वो कब प्राप्त की जाती है? ग्रीष्म काल में। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वर्षा होने के लिए मेघों की आवश्यकता है, मेघ बनेंगे जलवाष्प के कारण, जलवाष्प आएगा वाष्पीकरण के कारण मुख्य रूप से, और वाष्पीकरण का दर कब तीव्र होगा? ग्रीष्म काल में तीव्र होगा, शीतकाल में तीव्र। ठीक है, तो दो आपको बताया। तीसरा जो कि अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में ये कहां हो जाएगा, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर बात करें तो कहेंगे वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र। जहां पर भी वर्ष भर वर्षा होगी या जहां पर भी फुल ईयर रेन होगी, वहां पर हम स्मॉल एफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोपन ने स्मॉल एच एक यूज किया। इसको उन्होंने बताया हॉट एंड ड्राई, गर्म एवं शुष्क। हॉट एंड ड्राई। लेकिन मैं साथ के साथ बताना चाहूंगा कि एच का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें उपोष्ण कटिबंधीय है, या फिर सब ट्रॉपिकल परिस्थितियां पाई जाती हैं। सो स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एफ, स्मॉल एच। इसके अलावा दो ऐसे लेटर्स स्मॉल जो कि एक्सक्लूसिवली भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विश्व में कुछ एक जगहों पर भी उनका इस्तेमाल कर लिया गया है, कोपन ने कर दिया, अदरवाइज मुख्यतः ये भारत के लिए ही परिभाषित किए गए। कौन से? तो एक स्मॉल एम, मॉनसून वर्षा, और एक स्मॉल जी, गंगा के मैदान। अब जो आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा उसमें एम को ऐसे ही लिखेंगे, मॉनसून वर्षा वाले क्षेत्र, है ना। लेकिन जब आप कोपेन का वर्गीकरण देखेंगे तो इस एम का इस्तेमाल सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रदेश को सूचित करने के लिए किया गया है। एम का इस्तेमाल पूरे भारत के लिए नहीं किया गया। कंफ्यूजन कहां पैदा होती है
कि जब हम भारत के जलवायु का नाम लेते तो कहते हैं भारत की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। भारत में जो मुख्यतः वर्षा प्राप्त की जाती है, ज्यादातर वर्षा प्राप्त की जाती है, वो किस पवन से की जाती है, कहा मानसून पवन से, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन से की जाती है। भारतीय जलवायु जब मानसून जलवायु है तो भारत के जिस भी क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण किया जाएगा हम उसको मानसून जलवायु बोलेंगे। लेकिन कोपन ने अपने वर्गीकरण में खासतौर से भारत के जलवायु वर्गीकरण में जब बात की तो उन्होंने इस एम का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह के लिए किया। तो कंफ्यूजन ये पैदा होती कि सिर्फ एक ही जगह क्यों, क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु नहीं है? है, लेकिन एम उस स्थान के लिए प्रयोग किया गया जहां मॉनसून की प्रथम वर्षा प्राप्त की जाती है। वहां पर एम का प्रयोग किया गया है ना? तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भारत की संपूर्ण भारत की जलवायु मानसून जलवायु है, लेकिन एम का प्रयोग हम करेंगे सिर्फ एक निश्चित जगह पर। किस जगह पर? जहां पर मानसून की प्रथम वर्षा प्राप्त की जाए, बाकी क्षेत्र में हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और जी, जिसको हमने गंगा के मैदान कहा, तो अभी आप देखिए गंगा का उद्गम उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से बहते हुए गंगा बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है और अंततः हुगली के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या हम इस जी को यानी गंगा के मैदान को सूचित करने के लिए या जहां भी जी लिखेंगे क्या हम सिर्फ इन 4 राज्यों को ही समेटेंगे? नहीं, हमने बोला जरूर है गंगा के मैदान, लेकिन यहां पर क्या वास्तविकता यह है कि यहां हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र को शामिल करेंगे। यानी जी का मतलब सिर्फ गंगा के मैदान नहीं है, जी का मतलब आप पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से शुरू करेंगे, दिल्ली को भी उसमें शामिल करेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, और फिर उधर आप चले जाएंगे असम के क्षेत्र में, है ना? तो असम में ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी, पंजाब के क्षेत्र में सिंधु का मैदान मिल जाएगा, हरियाणा के निचले क्षेत्र से शुरू हो जाएगा यमुना, जहां प्रवेश कर गई तो गंगा का मैदानी क्षेत्र शुरू हो गया, और उसके बाद फिर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरा क्षेत्र शामिल कर लेंगे। तो जहां हम जी का प्रयोग करेंगे वहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र होंगे। इसके अलावा कोपन ने एक और लेटर का इस्तेमाल किया। विश्व के अगर जलवायु वर्गीकरण में देखें तो उन्होंने इस्तेमाल किया था स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ए बी सी हम लिखेंगे तापमान की कितनी तीव्रता है ना, सिवियरिटी, यानी जो उसका जो तापमान का जो प्रभाव है वो कितना अतिशय है, कितना ज्यादा है। जहां ए लिखेंगे वहां तापमान का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, बी लिखेंगे तापमान का प्रभाव थोड़ा कम होगा, सी लिखेंगे तापमान का प्रभाव और कम हो जाए। तो इस आधार पर भारत के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने सिर्फ सी का यूज किया है, बी और ए का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। और इस सी वाले पार्ट में उन्होंने जो चीज बताई है वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, लिखे सी कहां इस्तेमाल होगा। हाँ, नहीं, ए बी का यूज ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे? जिस क्षेत्र में चार महीने से भी कम समय तक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया जाता है, जिस क्षेत्र में 4 महीने से भी कम समय तक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पाया जाता है,
यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पर 4 महीने भी मान ले तो पूरे वर्ष के 4 महीनों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, अदरवाइज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यानी वो बहुत ठंडा प्रदेश हो सकता है ना, जहां हम डी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिस रहा हमारा। रह गई बात जो हमने उष्णकटिबंधीय और गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय ये बात की है, इसमें भी कोपन ने तापमान का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में तापमान 18 औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता हो पूरे वर्ष भर, उस क्षेत्र को हम रखेंगे किसमें, उष्णकटिबंधीय में, है ना। तो ऐसे करके तापमान का भी आधार बताया, बट मोटे तौर पर हमें ये समझना है। तो हम अब क्या करेंगे कि जो जलवायु प्रदेश हैं भारत में, उनको बताने के लिए, उनको सूचित करने के लिए बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इनको मिलाएंगे एक साथ, और तब किसी भी जलवायु प्रदेश का निर्धारण करेंगे। तो आप नीचे